Hello and welcome everyone. Guys, we have been studying subject verb agreement for last 2 to 3 days. हम लोग पिछले 2 से 3 दिनों से लगभग subject verb agreement कर रहे हैं. And as I have already told you that it's a very big chapter. ये थोड़ा सा बड़ा chapter है and it needs a little more patience to go through it. थोड़ा सा इसमें धैर्य रखने की जरूरत है और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करके subject verb agreement के maximum rules को खत्म कर सकते हैं. Why it takes normal time or that much of time? The reason is very simple, क्योंकि subject verb agreement noun pronoun दोनों का होता है. तो इसमें थोड़े pronoun के steps होते हैं, noun के steps होते हैं और बहुत सारे subject तो हम लोग खुद create कर लेते हैं, इसलिए बहुत time लग जाता है इसमें. तो पिछले जो क्लासेस मैंने करे हैं उसमें आपने बेसिक्स देखा ही होगा. मेरे ख्याल से 2 से 3 क्लासेस हम लोगों ने कर लिया उसका, और आज उन्हीं चीज़ों में से थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज के कुछ रूल्स देखते हैं. देखिए, कुछ सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें होता है सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब आता है और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट. अब यहां समझे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसको आप पूरा कर लें. ध्यान देंगे, कॉम्प्लीमेंट 2 तरह का होता है. इसमें अगर आई लग जाएगा तो उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बधाई, ठीक है, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक. तो ऑब्वियस है कि जब वर्ब आएगा तो उसके बाद या जो उसको पूरा करने के लिए आता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं. ऑब्जेक्ट तब होगा जब कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किसी पर पड़ेगा, जो उसे प्रभावित होगा, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं. लेकिन यहाँ जो है अभी अधूरा रहता है सेंटेंस और इसको डालते ही वो जो है पूरा हो जाता है, तो उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं. एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें. अगर मैंने सेंटेंस में कहा 8 सब्जेक्ट रहा और उसके बाद इज लिया, टू बी वर्ब का मतलब क्या होता है. बीईबी एक वर्ब होता है जिसके तहत हमारे अंदर इज, एम और आर आता है. इन सबों को हम V1 मानते हैं. वॉज वर आता है, इसे हम V2 मानते हैं. बिन आता है, इसे हम V3 मानते हैं. और बीइंग आता है, इसे हम V4 मानते हैं. तो ये होता है हमारा टू बी वर्ब, ठीक है. इसमें थोड़ा सा कट रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप उसको समझे कि टू बी वर्ब का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज वर, बीन और बीइंग. ये सब हमारा टू बी वर्ब है. तो उसी में से कोई एक आता है ना, तो उसी को हम लोग टू बी वर्ब कहेंगे. अब देखिए, इट इज कह रहे हैं तो ये सेंटेंस अधूरा है. इट इज व्हाट. अगर कोई कह रहा है आई एम, तो आई एम मींस क्या. आई एम के आगे कुछ डाला हो ना, जैसे आई एम राम, तो वो जो राम हुआ ना वही कॉम्प्लीमेंट कहलाया. तो यहाँ पर में स्ट्रक्चर ही होता है कि सब्जेक्ट के बाद टू बी वर्ब और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट. और जो कॉम्प्लीमेंट आता है ना, वो हमेशा याद रखेंगे कि वो जो आएगा वो नॉमिनेटिव केस में आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा. यानी इट इज आई ऐसा कहना है, यह मैं हूं, यह मैं ही तो हूं, तो इट इज आई, ना कि इट इज मी. इट्स मी गलत हो जाएगा, इट्स आई. इट इज दे, ये वे लोग हैं, वे ही तो हैं, तो इट इज दे. इसी तरह से इट इज ही ऐसा करके हम लोग करेंगे. कुछ और एग्जाम्पल देखिए, जैसे द लास्ट क्रॉप वॉज पोटैटोज. एग्जाम्पल में मैंने लिखा सब्जेक्ट में द लास्ट क्रॉप और फिर टू बी वर्ब ले लिया वॉज, तब फिर इसमें कॉम्प्लीमेंट डालेंगे. तो अब इसके जगह हम लोग जो फल का क्रॉप का नाम होगा वो लिख देंगे. जैसे यहाँ हमने लिखा और बोला पोटैटोज. पोटैटोज मतलब आलू. तो द लास्ट क्रॉप वर पोटैटोज, वॉज पोटैटोज. कभी भी इसमें हम वर नहीं लगाएंगे, ठीक है. V2 लेके नहीं चलेंगे. मोटा मोटी इस तरह से समझे कि इसमें इज, एम, आर या वॉज आएगा. इज और वॉज सबसे ज्यादा टू बी वर्ब में इज और वॉज, और उसके बाद आएंगे कॉम्प्लीमेंट. तो इसको अगर हम और थोड़ा सा डिफाइन कर ले तो यहाँ कह सकते हैं कि टू बी वर्ब में इज और वॉज, और उसके बाद जब भी आएगा कॉम्प्लीमेंट. और कॉम्प्लीमेंट कौन से केस में आएगा, नॉमिनेटिव केस में. ये रूल क्लियर हो गया. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूल. नेक्स्ट रूल है कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन हो. रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है भाई, तो WH वर्ड्स जैसे हु, विच, वेयर, हुज, हुम, हाउ और दैट. उसमें 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड्स रहते हैं प्लस दैट रहता है. उन सबको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब जिनसे हम क्वेश्चन करें तो आंसर आ जाए हमारा नाउन, फिर वही हो जाएंगे हु, विच, हुज, हुम, व्हाट, वेयर, दैट. दैट नहीं आएगा सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में. दैट को छोड़कर जितने 9 काइंड्स ऑफ WH वर्ड हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और रिलेटिव प्रोनाउन भी है. जब प्रोनाउन पढ़ेंगे तो डिटेल में उसको बताएंगे. अभी मैंने आपको नाउन पढ़ाया और नाउन पढ़ाने के बाद स्ट्रेट में मैं चला आया हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर. तो फिर मैं जब भी प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो डिटेल में उसको भी मैं बता दूंगा. तो यहाँ मैंने क्या बोला कि जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट के अनुसार होता है. रिलेटिव प्रोनाउन जब भी होगा तो वर्ब उसके एंटीसीडेंट का मतलब होता है जो पहले आए.
ठीक है, पहले आने वाले को एंटीसीडेंट कहते हैं, पहले आने वाले को कहेंगे एंटीसीडेंट। अपनी भाषा में इसको ऐसे समझिए कि एंटीसीडेंट उस नाउन या प्रोनाउन को कहेंगे जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आएगा, यानी हु, विच, व्हेन, हुज, हुम, इनके पहले जो आएगा ना उसको एंटीसीडेंट कहेंगे। तो वर्ब जो होगा ऐसे समझ लीजिए कि ये हो गया एंटीसीडेंट, उसके बाद आ गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और उसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब किसके अनुसार आएगा? इसके अनुसार। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले एंटीसीडेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझे कि द मैन हु, अब द मैन के हिसाब से हमें वर्ब देना है, इज हियर, द मैन हु इज हियर इज माई फ्रेंड, कुछ भी, इज माई फ्रेंड, ठीक है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग इज अ स्पोर्ट्स प्लेयर। फिर मैंने यहां क्या कहा? द बॉय हु, उसके बाद इज क्यों कहा? क्योंकि ये रहा हमारा। अगर हम इसके जगह प्लूरल कर दें, जैसे कि द बॉयज हु, तो ये बार बार देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन वर्ब हम लोग इनके एंटीसीडेंट यानी उनके पहले वाले के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। तो द बॉयज हु आर स्टैंडिंग, वे लड़के जो खड़े हैं, आर माई स्टूडेंट्स, वो मेरे विद्यार्थी हैं। तो क्या देख पा रहे हैं आप कि यहां पर में रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लग रहा है। ये देखिए यहां द मैन के अकॉर्डिंग इज लगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले ये लगा है, यहां द बॉयज के हिसाब से आर लगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन हु के पहले प्लूरल है। क्लियर हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले के अनुसार क्रिया होगी। सीधे सीधे अपनी भाषा में ये समझिए कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले के अनुसार क्रिया रहती है। बस यही रूल को दिमाग में रखना है, इतना फॉर्मूला दिमाग में रखना है। इट इज के बाद या इट वॉज के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट नॉमिनेटिव केस में होगा, ये याद रखना है। ये दो रूल हो गए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल रिलेटेड है वन ऑफ से। जब सेंटेंस में वन ऑफ का प्रयोग होगा तो वन ऑफ के बाद आने वाले को ही हम एंटीसीडेंट मानेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगा। यानी सीधे भाषा की बात करें तो वन ऑफ के बाद आने वाले के अनुसार हमें क्रिया देनी है। वी नीड टू पुट वर्ब अकॉर्डिंग टू द थिंग दैट इज कमिंग आफ्टर वन ऑफ। आ रही बात समझ में? वन ऑफ के बाद जो कुछ भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना है, उसी को हम एंटीसीडेंट मानेंगे। जैसे एग्जांपल देखें, शी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू। शी इज वन ऑफ दोज। अब देखें यहां भले सब्जेक्ट में आप शी देख रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि वन ऑफ के बाद आने वाले के अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना है। तो शी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट यू। यहां हमने डज नॉट क्यों नहीं लिखा? शी के साथ तो डज लगता है, ही शी एक नाम के साथ तो डज लगता है, लेकिन देखिए रूल क्या कह रहा है कि वन ऑफ के बाद आने वाले के अनुसार वर्ब देना है हमें। तो यहां वन ऑफ के बाद हमारा दोज लिखा है, दोज प्लूरल है, इसीलिए हमारा वर्ब भी आ गया प्लूरल, हु डू नॉट एक्सेप्ट यू। और यहां पर में ये भी प्लूरल है, डू डज सिंगुलर माना जाता है, डू प्लूरल माना जाता है, इसलिए हम लोगों ने ये एग्जांपल रखा कि शी इज वन ऑफ दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट यू या हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस व्यू, कुछ भी। आई एम वन ऑफ देम हु ऑलवेज कैरी लिमिटेशंस। आई एम वन ऑफ देम, फिर देखिए यहां देम आ गया, प्लूरल हो गया, हु ऑलवेज कैरी दिस टाइप ऑफ लिमिटेशंस। तो उसके बाद भी मैंने V1 ले लिया, प्लूरल वर्ब ले लिया, कैरी। यानी कहने का मतलब यह है कि वन ऑफ के बाद आने वाले के अनुसार ही वर्ब होता है। अब वन ऑफ के बाद सिंगुलर आए तो सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद प्लूरल आएगा तो प्लूरल वर्ब। अब एक नया रूल शुरू कर रहे हैं हम लोग एंड से जुड़े हुए दो सब्जेक्ट्स के बारे में। इसमें भी कई रूल्स लेकर के चलेंगे, बट पहला और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल यही है कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेंगे या जब दो या दो से अधिक नाउन प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब सदा प्लूरल होगा। ये तो नॉर्मल सा चीज है कि एक सब्जेक्ट होगा तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा इसलिए। लेकिन जब सब्जेक्ट ही प्लूरल हो रहा है, दो सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, उसमें वर्ब हमेशा प्लूरल देंगे। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए,
एग्जाम्पल ले लें हम, जैसे पहले ये रूल्स लिख लें हम लोग। रूल क्या कहा मैंने कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाएं तो वर्ब क्या होगा हमारा, प्लूरल। वर्ब हमारा रहेगा प्लूरल। कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन। तो मोहन एंड सोहन दो सब्जेक्ट हो गए, इसीलिए वर्ब प्लूरल आएगा, आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, मोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स। मोहन एंड सोहन प्ले क्रिकेट, ना कि मोहन एंड सोहन प्लेस क्रिकेट, गलत हो जाएगा। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े रहेंगे तो उनमें हमें वर्ब क्या देना है, प्लूरल। ये तो हुआ एंड वाला रूल नंबर 1। अभी इसके एंड से रिलेटेड 2-3 रूल और भी हैं, उसे भी देखते हैं। अब एंड वाले में से ये रूल भी समझें कि जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों, एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हों और आर्टिकल किसी एक के में लगा हो, आर्टिकल किसी एक में लगा हो, जैसे डेफिनेट आर्टिकल द हो गया, तो एंड से जुड़े दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति का, वस्तु का बोध कराने लगेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, वर्ब को सिंगुलर देंगे, क्योंकि उसे हम लोग सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि वो एक ही व्यक्ति होगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, ये एग्जाम्पल ले रहे हम, द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर। इस एंड की जगह पूरा पूरा एंड लिख दिया जाए, एंड कलेक्टर। अब देखिए, मैजिस्ट्रेट एक नाउन हुआ, या अपनी भाषा में एक सब्जेक्ट समझ सकते हैं। कलेक्टर एक नाउन हुआ, अपनी भाषा में एक सब्जेक्ट समझ सकते हैं। तो मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर के में से एक में द लगा है, तो इसका मतलब है दोनों एक ही व्यक्ति है। आ रही बात समझ में? तो द मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर इज ऑन टूर, वह यात्रा पर हैं या वह घूमने गए हैं। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और आर्टिकल किसी एक में लगा हो, तो आपको समझना है कि वो दोनों एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। तो एक ही व्यक्ति के लिए आ रहे हैं यानी सिंगुलर हो गए, सिंगुलर हो गए, इसीलिए हमें वर्ब भी देना पड़ा सिंगुलर। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो और दोनों को आर्टिकल प्राप्त हो, दोनों में आर्टिकल लगा हुआ हो, दोनों में द लगा हुआ हो, तो हमें समझना है कि दोनों अलग अलग व्यक्तियों के लिए यूज हो रहा है, और वर्ब भी हमें वैसे ही करना है। जैसे सेम एग्जांपल अगर ऐसा लिखा रहे कि द मैजिस्ट्रेट एंड द कलेक्टर, मतलब मैजिस्ट्रेट साहब एक अलग हो गए और कलेक्टर साहब एक अलग हो गए। द दोनों में लगने का मतलब है दो अलग अलग व्यक्ति हो गए। और अब हम इज नहीं यूज कर सकते, अब हमें यूज करना है आर ऑन टूर, वो यात्रा पर हैं। देखिए यहां हम लोगों ने आर लगाया। तो फिर से सुने, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, इसी रूल को थोड़ा और क्लैरिफाई किया जा रहा है, और किसी एक में आर्टिकल प्राप्त हो, खासकर डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर रहे हैं, तो उसे एक ही मानेंगे और सिंगुलर वर्ब देंगे। लेकिन जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और दोनों को आर्टिकल प्राप्त हो, डेफिनेट आर्टिकल द की बात कर रहे हैं, तो उसे प्लूरल मानेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग व्यक्ति हो जाएंगे, और इसीलिए हम वहां पर में वर्ब देंगे प्लूरल। ये रहे एंड के दो और रूल। एक आध दो रूल और देखते हैं एंड से रिलेटेड। चलिए एंड से जुड़े वाले रूल्स पर आगे चलते हैं और उसी में से रिलेटेड एक और रूल देखते हैं। जब दो अंक एंड से जुड़े रहेंगे, मतलब अंक एंड अंक, डिजिट एंड डिजिट, तो उसे भी हम लोग सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब ही देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल में समझे, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, ये सही है। हालांकि एक व्याकरणविद ऐसे हैं, वन ऑफ द ग्रामेरियन, एंड ही वाज अ वेरी फेमस ग्रामेरियन, उनका नाम है नॉर्मन ल्यूइस। वो इस रूल को नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि दो नंबर हो गया यानी फिर दो सब्जेक्ट हो गया, इसका आपको प्लूरल वर्ब देना है। लेकिन केवल उनकी बात छोड़ दी जाए तो बाकी सारे ग्रामेरियंस जो हैं उसको इसी तरह मानते हैं कि दो अंक जब आएंगे तो वो एक ही का समझे जाएंगे, सिंगुलर समझे जाएंगे, इसीलिए उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही देंगे। उसके बाद हम लोग बात करें एंड से जुड़े हुए कुछ और रूल्स की। देखिए कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन भी होते हैं जो एंड से जुड़े होते हैं और प्रयोग में बराबर साथ साथ रहेंगे, मतलब जब भी वो आएंगे ना तो दोनों नाउन हमेशा साथ साथ आएंगे। ऐसे नाउन को हम लोग जो है ना पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं, पार्सल सब्जेक्ट, PARCEL। आपने पार्सल सुना होगा ना, आता है घर वगैरह में, पोस्ट ऑफिस वगैरह से,
तो उसको हम पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं। जब दो नाउन साथ साथ आते हो और अक्सर साथ साथ आते हो तो उन्हें हम पार्सल सब्जेक्ट कहते हैं या पार्सल सब्जेक्ट समझते हैं। तो उसके साथ भी जो आएगा वर्ब वो हमेशा सिंगुलर ही आएगा, इसके बाद भी वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, क्योंकि वो ऑलवेज साथ साथ आते हैं तो लगता है जैसे एक ही चीज है। जैसे कुछ भी एग्जांपल ले ले हम कि ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। अब देखिए ब्रेड एंड बटर हमेशा साथ में आता है, ये कहावत में भी है, प्रवर्ब में भी है ब्रेड एंड बटर। आपने क्रिकेट वगैरह अगर आप देखते होंगे तो उसमें कहता है ब्रेड एंड बटर शॉट था ये। तो ब्रेड एंड बटर जो है ना अक्सर साथ में ही आता है। तो ब्रेड एंड बटर जो साथ में आने की वजह से है तो दो अलग चीज, ब्रेड अलग चीज है, बटर अलग चीज है, लेकिन साथ में आने की वजह से इनको भी हम लोग पार्सल सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और इसीलिए इनके साथ देख रहे हैं आपकी वर्ब हम हमेशा सिंगुलर ही देते हैं। कुछ भी जैसे पेन एंड इंक, ये भी अक्सर साथ में आता है, पेन एंड इंक इज रिक्वायर्ड। मान लीजिए इन द एग्जामिनेशन, pen and ink is required in the examination, pen and ink is required for me to write on the board, बोर्ड पे लिखने के लिए मुझे ये चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर जो है यहाँ पर में या पेन एंड इंक जो है यही हमारे पार्सल सब्जेक्ट कहलाएंगे। पार्सल सब्जेक्ट का मतलब ऐसे दो नाउन जो जब भी आते हैं साथ साथ आते हैं और साथ साथ आने की वजह से इन्हें सिंगुलर समझा जाता है और सिंगुलर वर्ब ही दिया जाता है। एंड वाले रूल पर आगे चलेंगे तो एक रूल ऐसा भी है एंड के साथ कि यदि सिंगुलर नाउन को एंड से जोड़ा जाए और उसमें से प्रत्येक के पहले ईच, एवरी, नो का प्रयोग हो तो भी वर्ब को हमें सिंगुलर ही देना है। आपको याद होगा मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके साथ कुछ भी लगा दीजिए, कोई नाउन भी लगा दीजिए, एंड से जोड़ भी दीजिए, उसके बावजूद उसमें सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। केवल एक केस है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो उसमें पिछली क्लास में मैंने बताया केवल एक केस ऐसा है, देयर इज वन कंडीशन वेयर दिस रूल डज नॉट फॉलो, जहां ये रूल फॉलो नहीं करता है। दैट कंडीशन इज कि जब हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के पहले कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन लगा देते हैं तो फिर हम प्लूरल वर्ब ले सकते हैं, नहीं तो हर कंडीशन में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमें क्या करना पड़ता है, ईच और एंड, मान लीजिए इसके साथ कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए और फिर एंड रहे और फिर इसी तरह का कोई एक आ जाए, जैसे फिर मान लेते ईच आ जाए और फिर कोई नाउन एंड प्रोनाउन आ जाए तो भी हमें वर्ब सिंगुलर ही देना है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं, ईच मैन प्लूरल में ले लेते हैं, प्लूरल में या सिंगुलर में भी ले लेते हैं, ईच मैन एंड वुमन, या एक और ईच ले लीजिए यहां, ईच मैन एंड ईच वुमन। तो आप बताइए क्या लें, इज ले, एम ले, आर ले। अभी मैंने बोला सिंगुलर वर्ब लेना है, सिंगुलर वर्ब लीजिए, इज ऑफ द सेम ओपिनियन, इज ऑफ द सेम ओपिनियन मतलब हर आदमी और हर औरत इसी विचारधारा का है। ईच या एवरी टॉम, डिक एंड हैरी वियर सूट दीज डेज, एवरी टॉम, डिक एंड हैरी, टॉम, डिक एंड हैरी का मतलब सब लोग हो गया, वो फिर एक प्रॉवर्ब मैंने यूज कर लिया। तो एवरी टॉम, डिक एंड हैरी वियर्स सूट दीज डेज, तो इसमें अगर आप जोड़ भी दें एंड, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर वाले के साथ, उनके साथ और सब्जेक्ट लगा करके भी जोड़ दें, फिर भी आपको एक ही चीज याद रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके साथ कुछ भी जोड़ दिया जाए तो भी वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। एक ही कंडीशन ऐसा है जब इनके पहले खुद कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए, जैसे मान लीजिए वी आ जाए, वी ईच, तब अगर ऐसा आ जाएगा तो वी ईच लव यू, ना कि वी ईच लव्स यू, वहां पर गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन बाकी सारे कंडीशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको ये याद रखना है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सिंगुलर होता है, उसके साथ नाउन प्रोनाउन भी लगा दे तो भी सिंगुलर होगा, एंड के साथ जोड़ दे तो भी सिंगुलर होगा, और हर कंडीशन में उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। बस ये रूल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं कुछ और रूल्स की ओर, एंड वाला रूल खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट रूल देखें। यदि वाक्य में, सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को as well as long as, rather than, in addition to, like, unlike, इन सब चीजों से जोड़ा जाए,
कई सारे ऐसे कंजंक्शंस हैं जिनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है। अगर इन सबों के अकॉर्डिंग जोड़ा जाए, एज वेल एज हो गया, along with, in addition to, rather than, like, unlike, इस तरह से और भी चीजें इन सब से जब जोड़ा जाता है तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होती है। क्रिया हमेशा पहले वाले कर्ता के अनुसार ही होती है। एग्जाम्पल में समझे, द थीफ एज वेल एज हिज सन्स। अब देखें, यहां एक सब्जेक्ट है द थीफ, एज वेल एज से जोड़ रहे हैं हम इसको, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है सन्स, हिज सन्स, चोर और उसके बेटों को गिरफ्तार किया गया। तो अब हम वॉज अरेस्टेड लिखेंगे या वर अरेस्टेड लिखेंगे? तो आंसर है कि लिखेंगे वॉज अरेस्टेड, ना कि वर अरेस्टेड। क्यों वर अरेस्टेड नहीं लिखेंगे? क्योंकि कह रहा है कि जो सब्जेक्ट होगा वो पहले वाले वर्ब के अनुसार होगा। मेरे ख्याल से अरेस्टेड नहीं कटा होगा, मैं देख रहा हूं। नहीं, चलिए, अरेस्टेड नहीं कटा है, बोर्ड पर आपको साफ साफ दिख रहा है। तो द थीफ एज वेल एज हिज सन्स वॉज अरेस्टेड, कभी भी वर अरेस्टेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि कह रहा है कि सब्जेक्ट जो पहला वाला होगा उसके अकॉर्डिंग देंगे। कई बार इस तरह के सेंटेंस में इस तरह से कॉमा भी दिया रहता है। तो कॉमा देने का मतलब यही हुआ, मैंने पहले भी आपको एक दो रूल्स में ये समझाया कि कॉमा देने का मतलब होता है ये बीच वाला क्लॉज का कोई यूज नहीं रहता है, हमेशा इसको इग्नोर करना चाहिए और वर्ब को हमेशा पहले वाले के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए। मान लीजिए मैंने एक और एग्जांपल दिया, शी नो लेस देन यू। फिर देख लीजिए कि शी नो लेस देन यू, इस बार हम लोगों ने यू और शी को जोड़ा है नो लेस देन से। तो फिर वर्ब में क्या करना है? वर्ब हमको पहले वाले के अकॉर्डिंग देना है। तो यहां पर मैं लगा दीजिए इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, शी नो लेस देन यू इज रेस्पॉन्सिबल। आप देख पा रहे हैं कि फिर हम लोगों ने जो वर्ब दिया है वो शी के अकॉर्डिंग दिया है। यहां जो इज आ रहा है वो शी के अकॉर्डिंग आ रहा है। वहां भी जो वॉज आ रहा था वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा था भाई? तो द थीफ के अकॉर्डिंग आ रहा था। तो कहने का मतलब है कि जब दो सब्जेक्ट इस तरह के कंजंक्शन से जुड़े रहते हैं, कंजंक्शंस ढेर सारे हैं, उन कंजंक्शंस को आप देख लेंगे, किसी अच्छी सी बुक में बहुत सारे कंजंक्शंस मिल जाएंगे आपको। तो हमेशा वर्ब जो है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा। लेकिन जब दो सब्जेक्ट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हुए हों, जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े, तो वर्ब के नंबर और पर्सन अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। इसके अनुसार ही हमारे नंबर और पर्सन होंगे। यानी वर्ब जब होगा वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में देखें, मान लीजिए नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। देखिए, नॉट ओनली ही बट ऑल हिज फ्रेंड्स या बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे? वॉज अरेस्टेड या वर अरेस्टेड? तो ऑब्वियस है कि दूसरे वाले के अनुसार करना है, तो दूसरा वाला हमारा प्लूरल चला गया है, इसीलिए अब कभी भी वॉज नहीं करेंगे, अब हम लोग करेंगे वर, यानी प्लूरल वर्ब लेंगे, वर अरेस्टेड। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स या बट ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल्सो की जगह खाली बट भी रह सकता है, बट ऑल हिज फ्रेंड्स वर अरेस्टेड। आ गई बात समझ में? तो ये आपने देखा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ा रहे तो बाद वाले के अनुसार वर्ब देंगे, एज वेल एज इत्यादि से जुड़ा रहे तो पहले वाले के अनुसार वर्ब देंगे। ये दो रूल अभी हम लोगों ने कंजंक्शन से रिलेटेड देखे। एक और रूल्स पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल पर आते हैं। नथिंग बट अगर आता है सेंटेंस में, नथिंग बट, तो नथिंग बट के बाद आएगा नाउन और उसके बाद जब भी लेंगे हम सिंगुलर वर्ब लेंगे। यानी सीधे सीधे बात करें कि नथिंग बट से शुरू होने वाले सेंटेंस में भी क्या आएगा? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल में समझे, नथिंग बट स्नो यानी बर्फ, नथिंग बट स्नो इज सीन, मतलब बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखा, वहां बर्फ ही बर्फ दिखा, वहां बर्फ ही बर्फ देखा गया।
तो अब आप देख रहे हैं कि फिर हम लोगों ने वर्ब लिया है इज, क्योंकि नथिंग बट के साथ भले नाउन कुछ भी आ जाए फिर उसमें हम लोग वर्ब क्या देंगे, सिंगुलर ही देंगे। नाउन चाहे प्लूरल हो चाहे नाउन हमारा सिंगुलर हो, सबके साथ हमें वर्ब सिंगुलर ही देना है। एक और एग्जांपल प्लूरल नाउन के साथ देख लें कि नथिंग बट ट्रीज वाज कट, यानी पेड़ों को छोड़कर और कुछ नहीं कटा, यानी पेड़ पर पेड़ काटे गए, पेड़ ही पेड़ काट दिए गए। तो अब आप देख रहे हैं कि फिर मैंने क्या लिया है, वर्ब सिंगुलर लिया है, यानी नथिंग बट के साथ आने वाला जो भी नाउन होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नथिंग बट में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लगता है, यानी हमें नथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब ही देना है, सीधा सा रूल ये है। अब आते हैं कि अगर कोई जो सब्जेक्ट है वो और से जुड़ा हो या फिर आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ा हो, कोई भी सब्जेक्ट और या आइदर और या फिर नाइदर नॉर से जुड़ा हो, ऑब्वियस है कि दो सब्जेक्ट होंगे तभी और से जुड़ेंगे, दो सब्जेक्ट होंगे तभी आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े होंगे। तो दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन को अलग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर रहता है। फिर से समझे, यदि और नॉर, अच्छा इसमें नॉर अकेले मैंने नहीं लिखा, इसमें एक अकेला नॉर भी लिख सकते हैं, और नॉर आइदर और नाइदर नॉर के द्वारा दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को अलग किया जाए तो वर्ब सिंगुलर होता है। मतलब जब इनसे दो सिंगुलर नाउन्स जुड़े रहेंगे तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे एग्जांपल देखें, नाइदर ब्यूटी, देख लीजिए मैंने नाइदर से सेंटेंस किया है, नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज एन आर्मर अगेंस्ट डेथ। नाइदर ब्यूटी नॉर ड्यूटी इज एन आर्मर अगेंस्ट डेथ। आर्मर का मतलब जानते होंगे, सुरक्षा कवच को कहते हैं आर्मर। तो नाइदर ब्यूटी, एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट हम लोगों ने जोड़ा नाइदर से ब्यूटी को और एक जोड़ दिया ड्यूटी को। तो कह रहा है कि आइदर और नाइदर जो नॉर और या नॉर से जुड़ा रहे तो भी वर्ब हमेशा हमें सिंगुलर ही लेना है। क्या फर्क पड़ता है कि उसमें कुछ भी आया हो, सब्जेक्ट दो हो, दो से अधिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। मान लीजिए मैंने कहा आइदर रेन और स्टॉर्म, एग्जाम्पल ले लिया मैंने एक कि ये एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लिया, आइदर रेन और स्टॉर्म, मतलब हुआ या तो बारिश या तूफान, इज टू कम, आने वाला है या आने को है। फिर देखिए मैंने आर नहीं लिया है, अभी भी मैंने इज ही लिया है, यानी जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या और नॉर से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है। इसके पहले हम लोगों ने नथिंग बट में भी देखा वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए या और नॉर से जुड़े हुए सब्जेक्ट में भी वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। मतलब ईच एवरी आइदर नाइदर वाला ही नियम चलने लगा, फिर वही मोटा मोटी बात हो गई, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ कुछ भी था वर्ब सिंगुलर ले रहे थे, ठीक उसी तरह आइदर और नाइदर नॉर से भी जुड़ा हुआ सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर लेंगे। ठीक है, कुछ रूल्स और देखते हैं। जो रूल हम लोगों ने पढ़ा उस रूल पर एक और एग्जाम्पल या एक और नियम लेकर के चलें कि जब दो प्लूरल सब्जेक्ट्स या जब दो प्लूरल नाउन आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हों, जब हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, जब दो प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन आइदर और नाइदर नॉर इत्यादि से जुड़े हुए हों तो क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट जब दोनों तरफ रहेंगे तो फिर हमें वर्ब भी प्लूरल लेना है। अभी जो मैंने आपको पिछला बताया उसमें आइदर स्टॉर्म और रेन इज टू कम, तो स्टॉर्म रेन दोनों सिंगुलर नाउन थे, लेकिन आइदर और नाइदर नॉर और नॉर से जब दो प्लूरल सब्जेक्ट जुड़े रहेंगे तो वर्ब हमें प्लूरल ही लेना है। याद रखें, जब दो प्लूरल सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़ेंगे तो हमें वर्ब प्लूरल ही लेना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लें, आइदर वी और यू। अब यहां यू सिंगुलर नहीं है, ध्यान देने वाली बात है कि यू का मतलब तुम लोग है और वी का मतलब हम लोग है। आइदर वी और यू, अब इसके साथ हमें वर्ब देखिए क्या लेना है, प्लूरल, हैव टू डू इट, मतलब या तो हम लोगों को या तो तुम लोगों को इसे करना होगा या ये करने वाला है, इसे किया जाना चाहिए।
हमें ही इसे करना होगा, या तो हम करें या आप लोग कर लें, इसे आपको करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आइदर और जो है, इनसे जो सब्जेक्ट जुड़े हैं ये दोनों क्या है, हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसीलिए वर्ब भी हम लोगों ने क्या कर लिया, प्लूरल ले लिया। मतलब अब नियम पर और नियम छन करके आया कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों तो उनमें हमें देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे, अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो वर्ब भी प्लूरल ही लेंगे। एक और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि रूल नंबर इसमें थोड़ा सा और डिफाइन करें कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हों और दोनों उल्टे पुल्टे हो जाए, मतलब सिंगुलर प्लूरल मिक्स कर जाए। अभी तो हम लोगों ने देखा दोनों आगे पीछे सिंगुलर तो वर्ब दिया सिंगुलर, दोनों आगे पीछे प्लूरल तो वर्ब दिया प्लूरल। लेकिन दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या और नॉर से जुड़े और दोनों भिन्न भिन्न नंबर के हों, मतलब दे मे बी सिंगुलर दे मे बी प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल प्लूरल सिंगुलर ऐसा हो, तो क्या करेंगे, तो वर्ब जब भी होगा ना वो बाद वाले के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन उसमें भी ध्यान ये रखना है कि प्लूरल वाले को ही बाद में रखा जाता है और प्लूरल के अनुसार ही वर्ब दिया जाता है। ध्यान से समझें कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर, मतलब यही सेम रूल को हम लोग कैरी कर रहे हैं, से जुड़े हों, लेकिन जो सब्जेक्ट हों वो सिंगुलर प्लूरल मिक्स किए रहें, सिंगुलर प्लूरल दोनों मिक्स करेंगे, तो वर्ब जो होगा वो बाद वाले के अकॉर्डिंग रहेगा, बाद वाले के अनुसार रहेगा। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि हमेशा बाद में क्या रखा जाता है, प्लूरल, हमेशा बाद में प्लूरल। मतलब अगर सेंटेंस आपको कॉमन एरर्स में ये आ गया कि जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर नॉर या और नॉर से जोड़ करके दिए गए हों और दोनों अलग अलग नंबर में दिए हों, तो उसको अगर प्लूरल वाले को पहले लिखा है और सिंगुलर वाले को बाद में लिखा है, तो ये नहीं कि बाद वाला मैंने लिखा है नियम तो आप सिंगुलर वाले के अनुसार वर्ब लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। उसमें प्लूरल वाले को बाद में ले जाया जाएगा, प्लूरल वाले को बाद में सेट करेंगे और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा कि आइदर ही और दे, अब दे के अकॉर्डिंग वर्ब देंगे हैव टू बी ब्लेम्ड या हैव टू ब्लेम, माने उन्हीं को ही ब्लेम करना है, या तो उसे या उन लोगों को ब्लेम करना है। अगर ये सेंटेंस इस तरह से दे दिया रहे कि आइदर देम और ही हैव टू ब्लेम, तो भी सेंटेंस हमारा गलत हो गया। ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि देखिए सिंगुलर पीछे आ गया और प्लूरल आगे चला गया, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। या इसको आप इस तरह से कर दें कि आइदर देम और ही हैज टू ब्लेम, तो फिर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई, कि आपने वो बाद वाले के अनुसार लगाया, तो इसके हिसाब से तो वो नियम के अनुसार तो सही होना चाहिए, लिखा हुआ है बाद वाले के अनुसार। लेकिन मैंने ये भी बोला कि बाद वाले के अनुसार तो लिखना है, बात सही है, लेकिन प्लूरल वाला बाद में जाना चाहिए। इसी नियम के चलते ये दोनों सेंटेंस हमारे गलत हो गए। यानी आइदर और नाइदर नॉर में आपको याद रखना है कि जब दोनों तरफ दो सब्जेक्ट हों और दोनों सिंगुलर हों तो कोई डाउट नहीं सिंगुलर वर्ब, जब दोनों तरफ सब्जेक्ट हों दोनों प्लूरल हो तो कोई डाउट नहीं प्लूरल वर्ब। लेकिन एक सिंगुलर एक प्लूरल हो, एक प्लूरल एक सिंगुलर हो, तो हमेशा प्लूरल वाले को बाद में ले जाना है और वर्ब हमेशा प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग ही देना है। ये रूल को आपको अच्छे से दिमाग में डाल लेना। इधर और नाइदर नॉर के मैंने 3 रूल बता दिए, दोनों तरफ सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, दोनों तरफ प्लूरल प्लूरल वर्ब, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल, तो प्लूरल वाले को बाद में और वर्ब उसी के अनुसार, यानी वर्ब बाद वाले के अनुसार। ये आइदर और नाइदर नॉर के 3 रूल हो गए। आगे देखते हैं नियम। चलिए कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स की बात कर लें। यदि किसी सेंटेंस में प्रोनाउन तीनों पर्सन्स में आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन्स का यूज हो जाए, तो उसको सजाना पड़ता है और उसका फॉर्मूला होता है 231 231 का फॉर्मूला। हालांकि इसमें और डिटेल में बहुत सारी दो और रूल्स हैं, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक ही रूल है कि जब तीनों पर्सन्स में प्रोनाउंस आ जाएं तो उन्हें हम लोगों को इस तरह से सजाना होता है, फॉर्मूला 231। और जो वर्ब होता है वो सबसे बाद वाले के अनुसार होता है, यानी अंतिम वाले के अनुसार हमें जो वर्ब देना है, अंतिम वाले के अनुसार क्रिया रहेगी। द वर्ब वुड बी अकॉर्डिंग टू द लास्ट वन, जो लास्ट वाला रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लें, मान लीजिए सेंटेंस में लिखा है ही यू एंड आई, तो आपने इसके अकॉर्डिंग दे दिया एम प्लेइंग, लास्ट वाले के अनुसार तो देना ही है, बिल्कुल सही है एम प्लेइंग। लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है, तो नहीं, यहां तो फॉर्मूला चल रहा है 3
2 और 1, तो सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि तीनों एक साथ जब आएगा तो इस तरह से नहीं करना है, हमें सजा देना है। सजाने का क्या तरीका होगा? तो सजाने का तरीका होगा कि हमें कर देना है 2 3 1, तो इसीलिए पहले सेकंड पर्सन को लेंगे यू, फिर थर्ड पर्सन को लेंगे ही, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा आई एम प्लेइंग। अगर तीनों पर्सन आ जाए तो इसी तरह सजाना है। अब मान लीजिए दो ही दिए हो, प्रोनाउन जो है इसमें 3 पर्सन ना करके 2 ही दिए हो, तो सीधा सा बात है कि 1 2 3 दिया ही है, 231 में चलाना है। अगर 2 नहीं दिया है, थर्ड पर्सन दिया है, तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तब भी फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। अगर इसमें थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दिया है तो फिर सेकंड पर्सन पहले आएगा। इसी फॉर्मूला के हिसाब से आपको ये रूल बनाना है कि अगर इसमें से कोई मिस भी कर जाए तो भी याद रखना है कि सेकंड पर्सन सबसे पहले और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में, ले दे के थर्ड पर्सन बीच में रहेगा। अगर सेकंड पर्सन गायब हो गया तो 3 1, अगर फर्स्ट पर्सन गायब हो गया तो 2 3, और अगर थर्ड गायब हो गया तो 2 1, ऐसे करके ही बनाना है। और वर्ब हमेशा जो है अंतिम वाले के अनुसार ही होगा। अब कुछ रूल्स हम लोग मैथमेटिक्स के भी देख लें। आप कहेंगे इंग्लिश में मैथमेटिक्स कहां से आ गया? मैथमेटिक्स की बहुत सारी चीजें हम लोग इंग्लिश में भी यूज करते हैं बोलने के लिए। तो अगर मैथमेटिक्स में गुणा करने के संबंध में, वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीप्लिकेशन टर्म, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स आ जाएं तो फिर हम लोग वर्ब जो है सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो 6 टाइम्स 4, 6 टाइम्स 4 मतलब हुआ 6 बार 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसा 6 टाइम 4 गुणा करने के संबंध में, तो 6 बार 4 को गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, ऐसा ऐसा अगर करके दिया हुआ है तो उसका हम लोग क्या सेंटेंस का क्या अर्थ लगाएंगे। तो 6 टाइम्स 4 क्या होगा, ये क्या होगा। ऐसा करने के लिए हम लोगों को वर्ब जो भी देना है वो सिंगुलर भी दे सकते हैं, प्लूरल भी दे सकते हैं। एग्जाम्पल में समझे, मैंने कहा 6 टाइम्स 4 सपोज इज 24, 6 टाइम्स 4 इज 24। तो देखिए यहां पर में हम लोगों ने वर्ब लिया है सिंगुलर। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 टाइम्स 4 आर 24। यहां पर में 6 टाइम्स 4 का मतलब है 6 गुना 4, जो मैंने वहां लिख दिया है आपको, ये सेंस नहीं निकलेगा। यहां पर में सेंस है 6 गुना 4, तो उसको हम लोगों ने इस तरह कहा कि 6 टाइम्स 4 इज 24। तो जब हमें गुणा करना हो, मैथमेटिकल टर्म की बात करेंगे, तो वर्ब हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और वर्ब हमारा प्लूरल भी हो सकता है। दोनों तरह से एग्जाम्पल आपका सही है, यानी इस तरह के एरर आपको रेयर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि उसमें सिंगुलर वर्ब भी दिया जाएगा, प्लूरल वर्ब भी दिया जाएगा, दोनों सही हो जाएगा, तो फिर कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचती है। 2-4 और आखिरी रूल देख लेते हैं। सिंटैक्स हमारा खत्म होने की कगार पर है, तो 2-4 और रूल्स मैं आपको पढ़ा दूं। मान लीजिए हम जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण सूचक विशेषण, जैसे मच, मोर, लिटिल, लेस, जिनसे मात्रा का बोध होता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। अगर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज होने लग जाए तो फिर हम लोगों को वर्ब सिंगुलर लेना होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी अगर सब्जेक्ट की तरह यूज होने लग जाए तो फिर हमें वर्ब सिंगुलर ही लेना है, यही मेरा रूल है। जैसे एग्जांपल में देखिए नॉट मच, अब इसके अनुसार वर्ब सिंगुलर लीजिए, हैज बीन डन। यहां पर में मच तो टेक्निकली एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, लेकिन ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट बनकर आया है, इसीलिए यहां पर में वर्ब हमें सिंगुलर लेना है। जब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सब्जेक्ट बनकर आएगा तो भी वर्ब सिंगुलर ही होगा। कुछ भी और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मच मोर इज स्टिल टू बी डन, यानी अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फिर देखिए मच मोर सब्जेक्ट बना, इसीलिए फिर इसको हम लोगों ने वर्ब को सिंगुलर लिया। यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जब सब्जेक्ट बनकर आएगा तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही लेना है, ठीक है। नेक्स्ट रूल पर आते हैं, एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स, इन दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। एज फॉलोज, एज कंसर्न्स और एज रिगार्ड्स। इसमें आप ध्यान दें
कि सब में एस लगा है, देख लीजिए, फॉलोज में एस लगा है, कंसर्न्स में एस लगा है और रिगार्ड्स में एस लगा है। इनका यूज जब भी होगा ना सदा ऐसे ही होगा, इसमें से हटा हटा के एज फॉलो या एज कंसर्न या एज रिगार्ड नहीं करते हैं। इनमें जब भी होगा तो इनके साथ पूरा का पूरा ऐसे ही लिखा जाएगा। आ रही बात समझ में? एज फॉलोज, एज कंसर्न्स, एज रिगार्ड्स का प्रयोग सदा इसी रूप में होता है और ये सिंगुलर फॉर्म को ही निरूपित करते हैं। मतलब इनका मतलब एस लगा है तो ये नहीं समझेंगे कि ये हमारा प्लूरल हो गया, ये हमेशा सिंगुलर ही समझे जाएंगे और इसीलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा। जैसे एग्जाम्पल लें, द न्यू रेट्स आर एज फॉलोज। ये हमेशा जैसे लिखे हुए हैं उसी तरह लिखे जाएंगे। देख लीजिए वहां मैंने एज फॉलो नहीं लिखा, नए दर इस प्रकार हैं। द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, मतलब जो डिटेल है ये इस प्रकार है। द डिस्क्रिप्शन इज एज फॉलोज, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये कौन से वर्ब के बाद आ रहे हैं। एज फॉलोज है तो एज फॉलोज ही लिखाएगा, एज कंसर्न्स है तो एज कंसर्न्स ही लिखाएगा, एज रिगार्ड्स है तो एज रिगार्ड्स ही लिखाएगा। इनका एस कभी हटाया नहीं जाता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की ओर। नेक्स्ट रूल है कि जब सेंटेंस में देयर आए, यानी शुरुआत में जब देयर आए, जब भी वाक्य के आरंभ में देयर हो उसके बाद सब्जेक्ट हो तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अमूमन क्या होता है, ये चीजें ऐसी नहीं रहती, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। चीजें ऐसी रहती हैं कि देयर के बाद आ जाता है वर्ब और उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो वर्ब जो है ना इसमें इसके अनुसार रहेगा, देयर से कोई लेना देना नहीं होगा। यही बताने के लिए मैंने शुरुआत में वैसे लिखा था आपको कि शुरुआत में देयर रहता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट चला जाता है। लेकिन जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब लगेगा, देयर से लेना देना नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में समझे, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब देना है और अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब देना है। जैसे देखिए, देयर इज ए कप ऑन द टेबल, देयर इज ए कप ऑन द टेबल। आप देख रहे हैं कि मैंने यहां इज इसलिए लिया क्योंकि सब्जेक्ट जो है हमारा एक कप सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब हमारा सिंगुलर हो गया। क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अगर हम इसी को इस तरह लिख दें कि देयर आर कप्स ऑन द टेबल, देयर आर कप्स ऑन द टेबल। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है कप्स हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी हमारा क्या हो गया, प्लूरल। तो देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाले स्ट्रक्चर में आपको ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बाद वाले को माना जाता है और वर्ब उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब भी सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। आ गई बात समझ में? सिंटैक्स का आपके लिए आखिरी रूल ये रहा। इसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स वगैरह डील करेंगे, आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट एक आखिरी रूल पढ़ लें कि व्हाट का प्रयोग जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन की तरह होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह होता है। लेकिन अगर हम व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन की तरह करें, व्हाट को हम रिलेटिव प्रोनाउन माने तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब होता है दोज विच या दैट विच, मतलब जो का सेंस निकलता है, दोज विच या दैट विच। तो ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। अगर हम इसका अर्थ दैट विच निकालेंगे तो दैट विच का मतलब तो सिंगुलर हो गया, दैट सिंगुलर होता है तो इसको तो सिंगुलर समझे। और जब इसका अर्थ हम दोज विच निकालेंगे, हालांकि दोनों का हिंदी जो ही होगा, तो यहां पर में तो ये दोज प्लूरल हो गया तो इसे हम प्लूरल समझेंगे। ये हो गया हमारा सिंगुलर, ये हो गया हमारा प्लूरल। तो ऑब्वियस है कि जब व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा तो उसका अर्थ होगा दैट विच या दोज विच। तो ऑब्वियस है कि ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। तो सिंगुलर का अर्थ में जब इसका यूज करेंगे तो वर्ब भी सिंगुलर देंगे और प्लूरल के अर्थ में यूज करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल देंगे। यानी अपनी भाषा में सीधे सीधे समझें कि इसके बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब भी दे सकते हैं और प्लूरल वर्ब भी दे सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आप जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें व्हाट किस सेंस में आ रहा है। देखिए एग्जाम्पल के समझिए, कोशिश करिए समझने की। कैन यू सी, क्या तुम देख सकते हो? What appears to be, what appears to be a ship। तब आप देखिए what के बाद हम लोगों ने क्या ले लिया है, V1 यानी सिंगुलर वर्ब। क्यों सिंगुलर वर्ब लिया है?
क्योंकि यहाँ व्हाट का मतलब हम लोग सिंगुलर ले रहे हैं, क्योंकि एक शिप की बात कर रहे हैं। जहाज जो है एक ही है, कह रहा है कि देख सकते हो जो जहाज के जैसा दिख रहा है कुछ, तो यहाँ व्हाट का मतलब जो है, तो इसके बाद जो हमने वर्ब लिया है वो उस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग लिया है जो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो कैन यू सी व्हाट अपीयर्स टू बी शिप। अगर हम इसको प्लूरल बना दें, अगर एग्जांपल ऐसा कर दें कि कैन यू सी व्हाट अपीयर टू बी शिप्स, तो अब आप देखिए यहां पर में हम लोगों ने क्या किया, शिप्स ले लिया, प्लूरल कर दिया। प्लूरल करने की वजह से देख लीजिए वर्ब हमारा जो है वो प्लूरल हो गया। यहां सिंगुलर वर्ब था क्योंकि यहां दैट विच का सेंस निकला हो व्हाट का, और यहां प्लूरल वर्ब लिया क्योंकि वो व्हाट का अर्थ दोज विच का निकला। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि व्हाट के बाद जो वर्ब आएगा फिर अपने बाद वाले के अनुसार आएगा, जैसे ये था वैसा ही वही भी है। यहां पर मैं देयर के जगह समझ लीजिए कि व्हाट रखा हुआ है और व्हाट के बाद जो वर्ब आ रहा है वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर ये हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ रहा है, देख लीजिए शिप था सिंगुलर तो वर्ब आया अपीयर्स। जब ये हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ रहा है, देख लीजिए जब शिप्स था तो वर्ब हमारा आ गया प्लूरल अपीयर। तो इस प्रकार हम लोगों ने ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई, खासकर ग्रुप वाई की ही बात हम ज्यादा कर लें, उसकी बात करें तो, या फिर नेवी के एग्जामिनेशन ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस एसएसआर की बात करें तो, इन सब से रिलेटेड जो आपके सिंटैक्स का सिलेबस है, जो सिंटैक्स की चीजें हैं वो इतने में ही समाहित हैं। इतने से ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, एक आध क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम। और अगर इसमें से जितने रूल मैंने पढ़ाए उतने रूल्स को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो विश्वास करिए आपको सिंटैक्स का रूल और ज्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, और आपका 100% जो है ये क्रैक हो जाएगा। वैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा था कि जब भी कोई चीज का टारगेट हो ना तो जितना है उससे थोड़ा सा अधिक करिए तब 100% क्रैक होगा। यानी अगर आपका ये टारगेट है तो इससे थोड़ा सा ऊपर लेवल की पढ़ाई करिएगा तो आपका 100% ये क्रैक होगा। अगर उतना नहीं भी करना है, आप बिलीव करते हैं कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, उतना ही पढ़ो और रिजल्ट क्रैक करो, तो भी मैं बताऊं कि जो भी ये चीजें मैंने आपको 3-4 क्लासेस में बताई इतनी चीजें काफी है। और आप इसको करें, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें और देखेंगे कि आपके सिंटैक्स के रूल्स क्लियर होंगे, थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन से भी क्लियर होगा और क्वेश्चन बनाने से भी रूल्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दूं और क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, और क्वेश्चन सॉल्व करा करके आप खुद को भी जस्टिफाई करेंगे, पाएंगे कि क्या इन वीडियोस को देख करके वाकई आप में कुछ इंप्रूवमेंट आई है कि नहीं आई है। और मैं आपको एकदम दावे के साथ कहता हूं कि 50 to 60% अगर आपको ये रूल्स याद हैं तो आप विश्वास करिए आपका सिंटैक्स का क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। फिर भी जब तक आप अपने आप को चेक ना करें, क्यों माने, तो डू चेक योरसेल्फ बाय सॉल्विंग फ्यू प्रैक्टिस सेट्स and you'll get to know that yes, now you are able to perform the task. Whether you are not or you are, that will be decided in next class when I'll give you some questions related to syntax. तब तक के लिए thanks for watching and have a great day guys. Have patience, meet you in next class.